Today we will discuss about pollen pestle interaction. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलन पेस्टल इंटरेक्शन? तो पोलन पेस्टल इंटरेक्शन क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ इवेंट्स. ये एक ग्रुप ऑफ इवेंट्स है दैट occur from the time of pollen deposition on the stigma to the time of pollen entry या pollen tube entry into ovule. कहने का मतलब क्या है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज कार्पल. ठीक है, इसमें ये स्टिग्मा पार्ट है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी का फर्टाइल पार्ट है. होता क्या है, पोलन पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा के ऊपर आकर के अटैच हो जाता है, और यहाँ पे क्या है आपका ओव्यूल है. क्या है बेटा? ओव्यूल है. ये आपका ओव्यूल पार्ट है. ठीक है, होता क्या है, जब ये पोलन स्टिग्मा के ऊपर आकर के अटैच हो जाता है तो इससे एक ट्यूब निकलती है, और वो ट्यूब स्टाइल के थ्रू होते हुए किस में एंटर करेगी? ओव्यूल में एंटर करेगी. तो जब तक इस पोलन की पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाती है, तब तक जितने भी इवेंट होते हैं वो सारे इवेंट क्या कहलाएंगे बेटा? पोलन पेस्टल इंटरेक्शन. मतलब जिस टाइम पे ये पोलन स्टिग्मा के ऊपर आकर के अटैच होता है, तब से लेकर के जब तक इसकी पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं करती है. किसके अंदर एंटर नहीं करती है? ओव्यूल में एंटर नहीं करती है, तब तक जितने भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट का ग्रुप क्या कहलाता है? पोलन पेस्टल इंटरेक्शन. अब क्वेश्चन आता है कि पोलन पेस्टल इंटरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? वाई रिक्वायर्ड? तो इसका कारण क्या है बेटा? बिकॉज पॉलिनेशन doesn't guarantee the transfer of right type of pollen. मतलब कहना क्या चाह रहे हैं भाई, आपका पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आकर के अटैच हो गया, लेकिन पोलिनेशन ये गारंटी नहीं देता है कि आपका राइट टाइप का पोलन ही यहाँ पर के आकर के अटैच होगा. राइट टाइप का क्या होगा, रॉन्ग टाइप का क्या होगा, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी. लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन में हमेशा राइट टाइप का ही पोलन हो. कई बार रॉन्ग टाइप का पोलन भी आकर के अटैच हो जाता है. तो फिर स्टिग्मा को डिसाइड करना पड़ता है कि वो पोलन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का. और अगर वो पोलन राइट टाइप का होगा तो वो पोलन ट्यूब बनाएगा, और ये पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए किस में एंटर करेगी? ओव्यूल में. तो ये जो सारे इवेंट्स हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड पोलन पेस्टल इंटरेक्शन. ठीक है, तो हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली है. पोलन पेस्टल इंटरेक्शन होती क्या है? तो ऑल द इवेंट्स कब से कब तक? जब पोलन आपका स्टिग्मा पे अटैच होता है तब से लेकर के जब तक उसकी पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाती है, तब तक जितने भी इवेंट्स होते हैं दे आर कंबाइंडली कॉल्ड पोलन पेस्टल इंटरेक्शन. सेकेंड क्वेश्चन हमने क्या किया कि पोलन पेस्टल इंटरेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पॉलिनेशन डजंट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन. पॉलिनेशन कोई गारंटी नहीं देता है कि राइट टाइप का पोलन ही आकर के स्टिग्मा पे अटैच होगा. कई बार रॉन्ग टाइप का पोलन भी आकर के अटैच हो जाता है. अब क्वेश्चन आता है कि राइट टाइप का पोलन क्या होता है? तो राइट टाइप का पोलन हम किसे कहते हैं? कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज. सबसे पहली चीज तो क्या है कि वो पोलन सेम स्पीशीज का होना चाहिए. मान लो ये कार्पल है, ये हिबिस्कस का है,
तो जो पोलन इसके ऊपर आकर के अटैच हुआ वो भी हिबिस्कस का ही होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल पोलन किसे कहते हैं कि अगर वो पोलन सेम स्पीसीज का है तो उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पोलन ट्यूब बना ले। कई बार कुछ प्लांट जो है वो सेल्फ स्टेरिलिटी शो करते हैं, उसके केस में क्या होता है, सेम प्लांट पे अगर पोलन आकर के अटैच हो जाता है तो वो पोलन ट्यूब नहीं बना पाता है। तो वो कंपैटिबल भी होना चाहिए, इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है, एक तो सेम स्पीसीज का हो और दूसरा कंपैटिबल हो, मतलब इस कार्पेल पे आने के बाद वो पोलन ट्यूब बना पाए, ऐसी कैपेबिलिटी उसके पास हो कि वो क्या बना ले, पोलन ट्यूब बना ले। अब रोंग टाइप का पोलन किसे कहेंगे, या तो वो अदर स्पीसीज का हो, जैसे हिबिस्कस के ऊपर वीट का पोलन आकर के अटैच हो गया तो या तो वो अदर स्पीसीज का होगा, ठीक है, या फिर सेम स्पीसीज का तो है, सेम स्पीसीज नहीं, सेम प्लांट का तो है, लेकिन वो क्या शो करता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं। सभी प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो नहीं करते हैं बेटा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो प्लांट शो करते हैं, अगर उस प्लांट में उसी प्लांट का पोलन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे अटैच होता है, चाहे वो ऑटोगैमी करे या जिटोनोगैमी, दोनों ही केस में उसका पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब नहीं बना पाता है, तो उनके केस में क्रॉस पॉलिनेशन फेवरेबल होती है। जो प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं उनके केस में ना तो ऑटोगैमी हो सकती है ना ही जिटोनोगैमी हो सकती है, ठीक है। वो ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी शो नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ क्या शो करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन शो कर सकते हैं, दैट मीन्स जीनोगैमी शो कर सकते हैं। तो अगर इस स्टिग्मा पे ऐसा पोलन आ गया जो सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो इसका मतलब ये पोलन इस कार्पेल के ऊपर तो पोलन ट्यूब नहीं बना सकता है, तो सेम स्पीसीज का, लेकिन पोलन ट्यूब नहीं बना सकता, तो इनकम्पैटिबल है। तो राइट टाइप का पोलन हमने किसको कहा, जो कि कंपैटिबल हो पोलन और सेम स्पीसीज का भी हो। रॉन्ग टाइप का किसे कहा, या तो वो अदर स्पीसीज का है या फिर सेम प्लांट का तो है लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं। अब होता क्या है, हमने कहा ऑल द इवेंट्स, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो आपका पोलन है वो स्टिग्मा के ऊपर आकर के अटैच होता है, ठीक है। इसके अटैच होने के बाद ये जो पिस्टिल पार्ट है ये डिसाइड करेगा कि वेदर दिस पोलन इज ऑफ राइट टाइप, कि ये राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। ये कौन डिसाइड करेगा, पिस्टिल डिसाइड करेगा, ठीक है। पिस्टिल जब डिसाइड कर लेता है कि ये राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का, तो फिर क्या होता है, अगर पोलन राइट टाइप का होगा तो उसके केस में पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होगी। क्या होगी बेटा, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। और अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है बेटा, कैसा है, रॉन्ग टाइप का है, तो पिस्टिल क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। पिस्टिल रिजेक्ट पोलन, पिस्टिल क्या करेगा, पोलन को रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अगर पोलन राइट टाइप का है तो उसमें पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि उसमें तो पोलन ट्यूब बनेगी नहीं, और अगर वो राइट टाइप का है तो उसमें क्या बनेगी बेटा, पोलन ट्यूब बनेगी। वो कैसे बनेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिकैप करा देती हूँ, ध्यान से देखें। होता क्या है, पॉलिनेशन जब भी हुआ तो पोलन आकर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाते हैं, फिर स्टार्ट होती है पोस्ट पॉलिनेशन, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, कि ये जो पोलन है और ये जो पिस्टिल का स्टिग्मा पार्ट है इनके बीच में कॉन्टिन्यूस केमिकल डायलॉग्स होते हैं, केमिकल इंट्रैक्शंस होती हैं। और इसके केस में क्या होता है, केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन, पोलन के केमिकल कंपोनेंट किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे,
पिस्टिल के साथ इंटरेक्ट करेंगी और इनकी ये इंटरेक्शन डिसाइड करेगी कि वेदर दिस पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप और राइट टाइप। और अगर ये पोलन रॉन्ग टाइप का है तो ये पिस्टिल क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। और अगर ये पोलन राइट टाइप का है तो इसमें पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द पिस्टिल विच विल डिसाइड whether the pollen is of right type और wrong type। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपका राइट टाइप का पोलन आकर के स्टिग्मा पे अटैच हो गया। राइट टाइप का अटैच हो गया तो पिस्टिल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद उसमें पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होंगी। पोस्ट मतलब पॉलिनेशन होने के बाद जो डेवलपमेंट होती है, और पॉलिनेशन के बाद होता क्या है, पोलन जर्मिनेट करता है, मतलब उसके अंदर क्या होती है बेटा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि फर्स्ट टाइम पोलन ट्यूब को किसने रिपोर्ट किया था। फर्स्ट टाइम पोलन ट्यूब रिपोर्टेड बाय, ध्यान रखना, जीबी एमिसाई, ये एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले पोलन ट्यूब को ऑब्जर्व किया था 1824 में। किस प्लांट में, पोर्ट्युलेका प्लांट में। कौन से प्लांट में बेटा, पोर्ट्युलेका प्लांट में। ठीक है, पोलन ट्यूब जो टर्म है ना बेटा, ये सबसे पहले दिया था नीमैक साइंटिस्ट ने। पोलन ट्यूब टर्म वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय नीमैक साइंटिस्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो उनके केस में मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होते हैं। आप 9th क्लास में डाइवर्सिटी पढ़ के आए हो, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में कि उनके केस में मेल गैमेट कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो वो खुद मूवमेंट करके किसके पास जाते हैं, फीमेल गैमेट के पास जाते हैं, दैट इज एग के पास जाते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है बेटा, मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब दोनों ही नॉन मोटाइल है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पास पास कैसे जाए, क्योंकि जब तक ये पास पास नहीं होंगे तब तक इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इनको मेल गैमेट को कैरी करने का काम कौन करेगी, पोलन ट्यूब करेगी। इसका मतलब इनका जो फ्यूजन हो रहा है वो फ्यूजन किसकी हेल्प से हो रहा है, पोलन ट्यूब की हेल्प से हो रहा है। तो इस तरीके का जो फ्यूजन होता है उसको हम कहते हैं साइफोनोगैमी। गैमी मीन्स फ्यूजन और साइफोनो मीन्स ये फ्यूजन किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, पोलन ट्यूब की वजह से। लोअर प्लांट्स में हमने पढ़ा था जूडियोगैमी। क्यों, जू वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, मोटिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक चीज और आपको ध्यान रहे कि पोलन ट्यूब कितनी बड़ी बनेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टाइल की लेंथ के ऊपर, कि स्टाइल कितना लंबा है। जितना लंबा स्टाइल होगा उतना ही पोलन ट्यूब को ओव्यूल तक पहुंचने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट जो पोलन ट्यूब अब तक हमने ऑब्जर्व की है वो होती है बेटा जी मेज प्लांट की। साइंटिफिक नेम है जी मेज, कॉमनली इसको हम मेज कहते हैं। ये कितनी होती है, ये लगभग 45 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर की पोलन ट्यूब होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पोलन ट्यूब बनाई कितनी जाए। जैसे आपने डाइकॉट में पढ़ा कि डाइकॉट के केस में जो पोलन ग्रेन होता है ना वो ट्राइकोल्पेट होता है। ट्राइकोल्पेट का मतलब है कि इसमें 3 जम पोर्स होते हैं। कितने जम पोर्स होते हैं, 3 जम पोर्स होते हैं। तो पोलन ट्यूब निकलेगी कहाँ से, वन ऑफ द जम पोर से। लेकिन ध्यान रखना, मोस्ट कॉमनली एक ही पोलन ट्यूब अराइज होगी। मोस्ट कॉमनली क्या अराइज होगी, एक सिंगल पोलन ट्यूब अराइज होगी। बेटा ये चीज ध्यान रखना, पोलन ट्यूब किसकी एक्सटेंशन होती है, वेजिटेटिव सेल के प्रोटोप्लाज्म की एक्सटेंशन होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था जनरेटिव सेल तो स्पिंडल शेप्ड है, बाकी सारा कंटेंट किसका है,
वेजिटेटिव सेल का होता है। तो ये पोलन ट्यूब किसकी एक्सटेंशन होती है? ये वेजिटेटिव सेल के प्रोटोप्लाज्म की ही एक्सटेंशन होती है। और ध्यान रहे, हालांकि पोलन ग्रेन के अराउंड आउटर वॉल लेयर होती है एक्साइन, लेकिन पोलन ट्यूब कभी भी एक्साइन से कवर्ड नहीं होती है, इसकी आउटर लेयर होती है इंटाइन। मतलब इसमें एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है, ये चीज आप ध्यान रखना पोलन ट्यूब में। क्यों? क्योंकि पोलन ट्यूब किससे अराइज होती है? जर्म पोर से, और जर्म पोर पे आपकी एक्साइन क्या होती है? एब्सेंट होती है। जनरली तो एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब अराइज होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसाइफोनस। क्योंकि साइफोनस वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? पोलन ट्यूब के लिए। और मोनो का मतलब होता है सिंगल, कि एक ही पोलन ट्यूब डेवलप होगी। ठीक है। एक और कंडीशन होती है जो रेयरली हमें देखने को मिलती है, दैट इज पॉलीसाइफोनस। पॉलीसाइफोनस का मतलब होता है मोर देन वन पोलन ट्यूब। मोर देन वन पोलन ट्यूब, एक से ज्यादा पोलन ट्यूब अगर डेवलप हो जाती हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइफोनस। जैसा कि बेटा मालवेसी फैमिली जो हिबिस्कस की फैमिली होती है, इसके केस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर भी आपको पॉलीसाइफोनस कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल, जर्नल इंट्रोडक्शन। अब पोलन ट्यूब कैसे बनती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, शुरुआत से पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को देख लेते हैं एक बार। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, इसमें क्या क्या होता है देखो। सबसे पहले क्या होता है? जो कंपैटिबल पोलन होता है। कंपैटिबल मतलब जो कंपैटिबल है, दैट मीन्स पोलन ट्यूब बना सकता है, वो पोलन आकर के किसके ऊपर अटैच होता है? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है। अब क्योंकि वो कंपैटिबल पोलन है, सेम स्पीसीज का पोलन है, तो पोलन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। पोलन जर्मिनेट। ठीक है। जर्मिनेट करेगा, दैट मीन्स ये क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है। और पोलन ट्यूब अगर बना लेता है तो होता क्या है बेटा कि पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन के अंदर जो भी कंटेंट होता है ना, कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो किस में चला जाता है? पोलन ट्यूब में चला जाता है। अब पोलन ग्रेन में क्या कंटेंट होता है ये हमें पता होना चाहिए, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक बार पोलन ग्रेन का डायग्राम आपको रिमाइंड कराती हूँ, शायद आपको याद आ जाए, ध्यान से देखना। ये हमने डायग्राम बनाया था, हम 2 सेल्ड पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि 60% केसेस में जो पॉलिनेशन होता है वो 2 सेल्ड स्टेज पे होता है। तो ये तो होती है जनरेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये वैक्यूल्स होते हैं इसके, और बाकी इसका साइटोप्लाज्म होगा। तो होता क्या है, जब ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है तो कैसे ट्रांसफर होता है? ध्यान से देखना। सबसे टिप के ऊपर क्या जाएगा बेटा? ट्यूब न्यूक्लियस। सबसे टिप के ऊपर क्या जाएगा? ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा। हालांकि बाद में जब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है तब तक ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। ध्यान रहे, ट्यूब न्यूक्लियस टर्मिनल पोजीशन को एक्वायर करेगा। किसको एक्वायर करेगा? टर्मिनल पोजीशन को एक्वायर करेगा। ये चीज ध्यान रही। इसके पीछे पीछे क्या जाएगी? जनरेटिव सेल। लेकिन जनरेटिव सेल या तो पहले ही 3 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन हो रहा है तो पोलन ट्यूब में जाने के बाद ये जनरेटिव सेल सेकंड माइटोसिस करेगी और 2 मेल गैमेट्स में टूट जाएगी।
किस में टूट जाएगी, 2 मेल गैमेट्स में टूट जाएगी। ठीक है, तो या तो ये पॉलिनेशन ही 3 सेल्ड स्टेज पे हुआ है, तब तो जनरेटिव सेल है ही नहीं, ऑलरेडी हमारे पास 2 मेल गैमेट है, तो वो आपके ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे आपके 2 मेल गैमेट ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अगर पॉलिनेशन 2 सेल्ड स्टेज पे हुआ है तो उस केस में जनरेटिव सेल ट्यूब सेल में जाने के बाद सेकंड माइटोसिस करेगी और उसके बाद 2 मेल गैमेट्स में टूट जाएगी। ठीक है, इसके पीछे आपको क्या देखने को मिलेंगे, कैलोज प्लग्स। कैलोज मटेरियल के प्लग्स होते हैं। इन कैलोज प्लग्स का क्या फंक्शन होता है बेटा, एक्चुअल में ये क्या करते हैं, यंगर साइटोप्लाज्म को ओल्डर से सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं, एक्टिव साइटोप्लाज्म को ओल्डर से सेपरेट करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल में सबसे टिप के ऊपर ये होता है पोलन ट्यूब का ग्रोथ जोन, जिसके ऊपर ऐसा साइटोप्लाज्म होता है जो वेसाइकल्स में रिच होता है, तो पोलन ट्यूब की लेंथ बढ़ती रहती है। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस परमानेंट नहीं रहता है, जैसे जैसे पोलन ट्यूब इलोंगेट करेगी और जब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगी तब तक ये भी डिजनरेट हो जाता है। पीछे बचे 2 मेल गैमेट, तो ये जो कैलोज प्लग्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ओल्डर साइटोप्लाज्म को जो कि पीछे है इनसे, इसको यंगर से सेपरेट करते हैं, क्योंकि यंगर एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है तो उसको सेपरेट करेंगे। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर हो जाती है, ये मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये हमारा मेल गैमेटोफाइट भी इसको हम बोलते हैं, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन है। तो देखो ये है एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर पोलन ग्रेन के बाहर तो है, लेकिन पोलन ट्यूब के अराउंड आपकी एक्साइन लेयर नहीं है। सबसे टिप में आपको एक्टिव साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, उससे पीछे आपका क्या है, आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, उससे पीछे आपके मेल गैमेट्स हैं और ये कैलोज प्लग्स है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से जो इनका पोलन ट्यूब होता है बेटा, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट है, ग्रोथ जोन, न्यूक्लियर जोन एंड वैक्यूलाइजेशन जोन। ग्रोथ जोन टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसमें डेंस एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है। तो हमने क्या कहा बेटा, हाँ लास्ट पॉइंट है बेटा, एक बार सुन लो, लास्ट पॉइंट है, फिर मीटिंग ओवर हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ध्यान से सुनो। पोलन ट्यूब जो है इसको हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया है। ग्रोथ जोन, ग्रोथ जोन कौन सा है, जो पोलन ट्यूब का टिप पार्ट जिस तरफ है, इसको ग्रोथ जोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिव साइटोप्लाज्म में रिच होता है, जो कि वेसाइकल्स में रिच है। इससे पीछे आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियर जोन। न्यूक्लियर जोन में आपका क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स। उससे पीछे हमने क्या देखा, वैक्यूलाइजेशन जोन। वैक्यूलाइजेशन जोन क्या होता है, वैक्यूल्स में रिच होता है और इसके केस में आपको कैलोज प्लग्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैलोज एक्चुअल में क्या है बेटा, ये प्लांट पॉलीसेक्राइड है विच इज कंपोज ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यूज, जो आपस में बेटा बीटा 1,3 लिंकेज से अटैच होते हैं। मतलब फर्स्ट ग्लूकोज का कार्बन फर्स्ट, सेकंड ग्लूकोज के कार्बन थर्ड से कनेक्टेड होगा और आपका फर्स्ट ग्लूकोज बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्या करता है, ओल्डर एक्टिव साइटोप्लाज्म को इनएक्टिव साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है और पोलन ट्यूब को ब्लॉक भी करता है ताकि मेल गैमेट और एक्टिव साइटोप्लाज्म बैक फ्लो ना शो करे। ठीक है, तो ये था बेटा आपका पोलन पेस्टिल इंट्रैक्शन एंड पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। इसमें एक चीज और देख लेना, पोलन ट्यूब ग्रो करते करते कहाँ तक पहुँच जाएगी, आपके ओव्यूल तक पहुँच जाएगी। अब ओव्यूल तक पहुँचने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, पोलन ट्यूब उसके माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है। किससे एंटर करेगी, माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगी। ठीक है, तो अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है तो ये कंडीशन कहलाती है पोरोगैमी। लेकिन कुछ केसेस में पोलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर करती है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे चलाजोगैमी। कई बार क्या होता है, ना तो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है ना चलाजल से, किसी इंटरमीडिएट पोजीशन से एंटर कर जाती है। तो देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ। ये आपका मैंने ओव्यूल बना लिया है। ठीक है, इन्वर्टेड ओव्यूल मैंने बना दिया है।
तो या तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करे बेटा, अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक भी है, एम्ब्रियो सैक में भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ से एंटर करेगी। अभी मैं ओव्यूल से एंट्री की बात कर रही हूँ, तो या तो वो ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी, तो अगर ये यहाँ से एंटर कर रही है तो ये कंडीशन तो कहलाएगी पोरोगैमी। लेकिन अगर वो चलाजल एंड से एंटर कर रही है, ओव्यूल में कहीं से भी एंटर कर सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करे, चलाजल से भी कर सकती है, बीच में से भी कर सकती है, ओव्यूल में कहीं से भी कर सकती है, लेकिन एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की एंट्री सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होती है बेटा, सिनर्जिड में होती है। चाहे ये इधर एंटर करेगी तो भी सिनर्जिड में आएगी, इधर से एंटर करेगी तो भी सिनर्जिड में एंटर करेगी, इधर से एंटर करेगी तो भी सिनर्जिड में एंटर करेगी। ध्यान रखना, ओव्यूल में एंट्री किसी भी एंड से हो सकती है, मे बी माइक्रोपाइलर एंड से जो कि कॉमन होती है, लेकिन चलाजल से भी कर सकती है और किसी इंटरमीडिएट पोजीशन से भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ओव्यूल में तो कहीं से भी एंटर कर सकती है, लेकिन एम्ब्रियो सैक में उसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, सिनर्जिड में। दो सिनर्जिड है हमारे पास, दोनों में से किसी भी एक सिनर्जिड में इसकी एंट्री हो जाती है। और इसके बाद ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का पार्ट बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।